Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 65 from Modern Indian History series, and in this lecture we will discuss peasant movements in India. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new, exceptional. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं बट मेंस में भी इससे क्वेश्चन आने के चांस हमेशा होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले यूपीएससी मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रॉम द टॉपिक पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। डिस्कस वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट that took place during Indian freedom struggle. You have to answer this question in not more than 250 words. So इसमें आपको क्या करना होगा, तो अभी मैं आपको पीजेंट मूवमेंट ये अभी आपका कवर करने वाला हूँ, उसके साथ साथ मैं आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये पूरा कवर कर चुका हूँ। जब आपका ये कवर हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट, तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करके एक आंसर लिखना है यूपीएससी मेंस का। सो इस तरह से आप इंपैक्ट लिख सकते हो जो भी रहने वाला है वो। ओके, सो ये इस तरह से आप काम करेंगे इस पे। अब हम देख लेते हैं कि इस बार मेक एमसीक्यू चैलेंज को किसने कंप्लीट किया है। तो इस बार जिन्होंने कंप्लीट किया उनके नाम है पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी, विनीता बिस्वास जी और वीरेंद्र मिर्धा जी। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यू पोस्ट किए। आपने हमें जो एमसीक्यू पोस्ट किए वो हम इस लेक्चर के एंड में स्टडी करने वाले हैं और उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पीजेंट मूवमेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीजें ही इसमें डिस्कस कराने वाला हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जितनी भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूं उसे आप नोट करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, जो कि आप हर बार रिवाइज करेंगे और आपको ये एग्जाम में बहुत काम आएगी। इतना मैं आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से ये पीजेंट मूवमेंट समझाने वाला हूं। जो फर्स्ट मूवमेंट हम स्टडी करने वाले हैं वो है टीटू मीर्स मूवमेंट। आपको टीटू मीर ये नाम नया नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इस नाम को सोशल रिफॉर्मर में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आप लोगों ने सोशल रिफॉर्मर का वीडियो देखा हुआ है और आप लोगों को वो पूरा समझ चुका है। तो टीटू मीर ये नाम आपके लिए नया नहीं है। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक रहने वाला आपका पीजेंट मूवमेंट, आपको इसको किस तरह से स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे स्टडी करना है, तो इसमें ईयर, मूवमेंट के लीडर का नाम। तो हर जगह हर मूवमेंट में लीडर के नाम नहीं होंगे, कहीं कहीं कोई मूवमेंट्स जो है वो सबने मिलके चलाई हुई है, तो किसी किसी मूवमेंट में हो सकता है कि लीडर के नाम ना दिखे। और आपको रीजन पता होना चाहिए जिस रीजन में ये मूवमेंट चली, कॉज पता होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेस किसी किसी मूवमेंट में पता होने चाहिए। सभी मूवमेंट में आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलेंगे। तो आपको फिर से बता देता हूं, ईयर, लीडर, रीजन, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इतनी चीजें आपको पता होगी। सबसे पहला जो मूवमेंट है वो है टीटू मीर मूवमेंट। टीटू मीर्स मूवमेंट जो है उसका ईयर रहा है 1782 से 1831 तक। इसके लीडर रहे हैं मीर निसार अली, जिनको टीटू मीर नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता है कौन है। इसका रीजन रहा है वेस्ट बंगाल। और ये क्यों चलाया था, ये मूवमेंट क्यों चलाया गया था, तो सबसे पहले ये मूवमेंट चलाया गया था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल का जो पोर्शन था जहां पे मुस्लिम रहा करते थे, जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहां पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो रहा करते थे वो इस तरह से टीटू मीर का कहना था कि वो मुस्लिम जो पीजेंट्स है उनको यहाँ पे एक तरह से हम देखेंगे तो एक्सप्लॉइट करते। पीजेंट यानी कौन, पीजेंट यानी किसान। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसान की हालत ब्रिटिश टाइम पे काफी खराब थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों खराब थी ये आपको पता है, हमने रिवोल्ट में डिस्कस किया, हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट में डिस्कस किया, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते थे सभी किसानों को। तो जो टीटू मीर थे वो मुस्लिम जो पीजेंट थे उनके तरफ से खड़े हुए थे उनके। तो वो उनका ये कहना था कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है वो बियर्ड टैक्स लगाते हैं। बियर्ड यानी आप जानते हैं कि जो दाढ़ी बढ़ाते हैं, जो बियर्ड होता
होता है वो, तो किस पे, तो फेरजीज पे। फेरजी कौन होते हैं, तो जैसे कि फेरजी जो होते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो रिलीजियस ड्यूटीज दी हुई है इस्लाम में, उसको जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें फेरजीज कहा जाता है। तो यहाँ पे एक रिलीजियस ड्यूटी है दाढ़ी रखना, तो दाढ़ी रखने पे टैक्सेस लगाए जाते थे, मॉस्क पे टैक्सेस लगाए जाते थे, ऐसे अलग अलग टैक्सेस हिंदू लैंडलॉर्ड लगाते थे, ऐसा मानना था। तो इसी चीज के चलते अगर हम देखेंगे तो जो टीटू मीर थे, इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन चलता था उसके लिए। तो टीटू मीर मूवमेंट आपको क्लियर हो चुकी है किस चीज के लिए चली है वो। उसके बाद जो हम मूवमेंट स्टडी करने वाले हैं, उस मूवमेंट का नाम है पागलपंथीज मूवमेंट ऑफ हैजोंग एंड गारो ट्राइब्स। ये दो ट्राइब्स है, हैजोंग और गारो ट्राइब्स, इन्होंने चलाई थी पागलपंथी मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट थी ये क्या थी, अब ये देख लेते हैं। ये इसका ईयर है 1825 से 1835। इसके लीडर रहे हैं करम शाह और टीपू शाह, ये दो लीडर्स हैं जिन्होंने इसको लीड किया था इस मूवमेंट को। रीजन इसका आता है मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट। मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहले बंगाल में हुआ करता था, अभी ये बांग्लादेश में, ये आपको अभी जानकारी है। सो ये मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट है जो पहले बंगाल में हुआ करता था। जब ये मूवमेंट चली, ये क्यों चलाई गई थी, तो मूवमेंट चलाई गई थी कि हाइक इन रेंट्स। आपको पता है कि जो पीजेंट्स है उनसे रेंट कलेक्ट किए जाते थे और जो रेंट है उसको बढ़ा दिया गया था। तो रेंट बढ़ाने के कारण ये मूवमेंट चलाई गई थी हैजोंग और गैरो ट्राइब्स के द्वारा। सो हम देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ हुआ था। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि इस मूवमेंट को चलाने के बाद इसमें क्या हुआ वो अभी आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो जो कॉन्सिक्वेंसेस रहा इस मूवमेंट का वो ये था कि इसको वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया था, इस मूवमेंट को बाय ब्रिटिश ने इसको वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया था, वायलेंस का इस्तेमाल किया गया था, फोर्स का इस्तेमाल किया गया था और इन लोगों को शांत कर दिया गया था। तो इस तरह से ये पागलपंथीज मूवमेंट जो है ऑफ हैजोंग एंड गैरो ट्राइब्स ये चली थी मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल में, वहां पे। उसके बाद हम अगली जो मूवमेंट पढ़ने वाले हैं वो है मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग्स जो है ये चली है ईयर 1836 से 1854 में। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है, जितनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है देख लेंगे हम। इसके कोई लीडर आपको स्पेशली नहीं दिखते। तो ईयर इसका आता है 1836 से 1854 में। रीजन आता है मलाबार रीजन। मलाबार कहाँ पे है आप लोगों को पता है। देखिए आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जितने भी आप मूवमेंट्स पढ़ रहे हो ये पढ़ते वक्त आपको अपनी मैप बुक साथ में लेके बैठना है। और एक चीज आपको करना है कि जो ब्लैंक मैप है उसके ऊपर आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं कि उसके ऊपर आप लोग ये जितने भी मूवमेंट्स है उसके रीजन जो है उसको मार्क करेंगे, मैप मार्किंग करके रखेंगे, ठीक है, आपको याद रह जाएगी। सो मोपला अपराइजिंग मलाबार में ये क्यों चलाई गई थी, तो अगेंस्ट राइज इन रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिडक्शन ऑफ फील्ड साइज, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि रेवेन्यू डिमांड्स जो थी उसको बढ़ा दिया गया था। आपको पता है कि पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और फील्ड साइज छोटी कर दी गई थी। जैसे कि आपको पता है जो फील्ड्स थी ये कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स के पास दे दी गई थी और इसकी जो साइज थी इन्होंने बांटी हुई थी, अलग अलग पीजेंट को छोटा छोटा लैंड देते थे एक रेंट पे। तो ये सब चीजें जो चल रही थी देश में, उसी के चलते मोपला अपराइजिंग चली थी। मोपला अपराइजिंग जो थी उसका कॉज है राइज इन रेवेन्यू डिमांड, रिडक्शन ऑफ फील्ड साइज, और रीजन है मलाबार रीजन। सो एक और मूवमेंट आपको पता चल चुकी है पीजेंट मूवमेंट में, मोपला अपराइजिंग। अगली मूवमेंट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट जो है ये बंगाल में चलाई गई थी। तो बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके द्वारा चलाई गई थी। इंडिगो यानी नील, आपको ये पता है, ये सब हम इंडिगो प्लांटेशन और ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इंडिगो रिवोल्ट जो चला था ये बाय बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स ने चलाया था। इसका ईयर था 1859 से 1860 के बीच में। कौन इसके लीडर थे, तो लीडर है दिगंबर और विष्णु बिश्वास जी। और अगर मैं आपको ये बता दूं तो रीजन है इसका नाडिया डिस्ट्रिक्ट। नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये चलाया गया था बंगाल में। उसके साथ साथ कॉज क्या था, किस कारण ये मूवमेंट चली थी, तो अगेंस्ट टर्म्स इम्पोज्ड बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। मैंने आपको बताया था कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे यूरोपियन, उन्होंने लोगों के ऊपर एक दबाव डाला था, प्रेशर डाला था, उनको कंपेल किया था, उनको कंपलसरी कर दिया था कि आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ऐसा क्यों, हमको जिसमें फायदा वो हम करेंगे। तो इस चीज में अगर हम देखेंगे तो इंडिगो कल्टीवेटर जो थे उन्होंने इस तरह का रिवोल्ट चलाया था एक तरह से। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका, ये चलाने के बाद क्या हुआ, क्या ये सक्सेसफुल हुआ या इसका क्या हुआ। सो कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि इंडिगो कमीशन बनाया गया इन ईयर 1860 में, ये सिचुएशन जो है इसको रिव्यू करने के लिए। तो इंडिगो कमीशन वाज सेट अप इन ईयर 1860। तो इंडिगो कमीशन अपना रिकमेंडेशन देगा, उस हिसाब से गवर्नमेंट फिर इस पे एक्शन लेगी। सो ये एक और मूवमेंट आपको पता चला जो है इंडिगो रिवोल्ट बाय बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स।
उसके बाद जो अगला मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग बाय मराठा पीजेंट, है ना। तो जो डेक्कन में रहते थे पीजेंट्स, उन्होंने चलाया था, और ये मराठा पीजेंट्स थे, मेनली मराठा पीजेंट्स, उनके द्वारा चलाया गया था। ईयर इसका आता है 1875। रीजन आता है करदेह विलेज और पूना जो है सिटी, वो इन महाराष्ट्र, ये रीजन में इसको चलाया गया था, डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग को। इसका कॉज ये था कि जो गुजराती और जो मारवाड़ी मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स यानी आपको पता है कौन, तो जो साहूकार होते हैं, यानी जो आपको मनी लेंड करते थे पहले जो लोग, वो आपको जो पैसे उधार देते थे, वो लोगों के द्वारा जो भी आपके ऊपर जो ये एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके द्वारा करप्ट प्रैक्टिस वो करते थे, आपसे जबरदस्ती आपकी लैंड छीन लेते थे, ये सब जो चीजें चलती थी, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी, ये इसका कॉज था। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, तो एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया गया 1879 में, जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था पीजेंट्स को। सो इस तरह से ये एक और मूवमेंट चली जिसका नाम है डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग, इसको चलाया था मराठा पीजेंट्स ने। उसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है फड़केज रामोसी अपराइजिंग बाय रामोसी पीजेंट। जो रामोसी पीजेंट थे उनके द्वारा यह चलाया गया था, जिसको कहा जाता है रामोसी अपराइजिंग। रामोसी क्या होता है, तो रामोसी एक इंडियन कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ऐसे जगह पे पाई जाती है। तो उन्हीं वो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे रामोसी कम्युनिटी के, उनके द्वारा चलाई गई थी। इसका ईयर था 1877 से 1887 में। लीडर इसके थे वासुदेव बलवंत फड़के, इसलिए फड़केज रामोजी अपराइजिंग कहा जाता है। तो वासुदेव बलवंत फड़के, और रीजन आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रीजन में चलाई गई थी। इसका कॉज आता है अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एंटी फेमाइन मेजर, है ना। तो यहाँ पे फेमिन आया था, फेमिन के चलते यहाँ पे ब्रिटिश ने कोई मेजर नहीं लिए थे, सूखा पड़ गया था। तो हम लोगों को कुछ रिलीफ चाहिए था जो ब्रिटिश के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते ये मूवमेंट चलाई गई, और ये जो मूवमेंट थी ये चलाई थी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। इस तरह से ये रामोसी अपराइजिंग चलती है, एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट बनती है हिस्ट्री की। उसके बाद अगली मूवमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पबना एग्रेरियन अपराइजिंग। पबना एग्रेरियन अपराइजिंग जो है ये हम पढ़ने वाले। तो पबना एग्रेरियन अपराइजिंग जो है, इसका ईयर आता है 1873। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये बंगाल में चली थी एक तरह से। तो पबना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए इसलिए पबना कहा जाता है। लीडर इसके थे शाह चंद्र रॉय, शंभूपाल, खुदीमुल्ला, एंड इसको सपोर्ट किया था बीसी चैटर्जी और आरसी दत्त जी ने। इस तरह से ये तीन लीडर रहते हैं, और इसको सपोर्ट भी बड़े बड़े लीडर्स का मिलता है, इसलिए एग्रेरियन अपराइजिंग जो था ये जोर से चला, ये रिवोल्ट अच्छे से चला। इसका रीजन आता है पबना डिस्ट्रिक्ट, जो कि ईस्ट बंगाल में था, आज ये बांग्लादेश में जा चुका है। तो पबना डिस्ट्रिक्ट में चला गया था पबना एग्रेरियन अपराइजिंग। कॉज इसका यही था, जो जमींदार की पॉलिसी थी, जिसके कारण हम देखते हैं कि जमींदारों को, जब जमींदार आते तो आपको पता है कि जो हमारे लैंड पर के राइट्स थे वो जमींदारों को मिल चुके थे। तो ये जो मिले थे, जिसके कारण जमींदार लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, और जो भी लोग थे उनको वहां पे रहने के अधिकार भी उनसे छीन लिए जाते थे। तो ये सब चीजों के चलते जमींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी, पबना एग्रेरियन अपराइजिंग। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ये पास किया गया 1885 में, जिसके थ्रू कुछ लोगों को रिलीफ मिली थी, कुछ प्रोविजंस आए थे, जिससे टेनेंट लोग जो है, जो टेनेंट यानी किराएदार, हम लोग जो पेजेंट थे सभी लोग ये किराएदार इसमें बन चुके थे। तो आपको ये पता चल चुका है, तो टेनेंसी एक्ट आता है, और इसके थ्रू थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश करती है। ये रहा पबना एग्रेरियन अपराइजिंग, जो कि एक और इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है हिस्ट्री का। अगला जो रिवोल्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मूवमेंट पढ़ने वाले, वो है पंजाब पीजेंट्स रिवोल्ट। पंजाब पीजेंट्स रिवोल्ट जो है ये ईयर इसका आता है लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी का आखिरी 10 साल रहे हैं, उसमें ये बहुत जोर से चलाया गया था पंजाब। तो इसका रीजन आता है पंजाब। कॉज आता है अगेंस्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लूजिंग देयर लैंड, है ना। तो यहाँ पे लोगों की लैंड यहाँ से छीनी जा रही थी, जिसके चलते आपको पता है जमींदार और ये सब जो लोग हैं, पीजेंट को कितनी तकलीफ होती थी। तो यही बातें हैं, तो जो लोगों की लैंड यहाँ जा रही थी, जमीनें जो जा रही थी, उसके चलते ये मूवमेंट रिवोल्ट चलाया गया था। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास किया गया 1900 में, जिसके चलते कुछ रूल्स बनाए गए कि कोई भी किसी की जमीन बेच नहीं सकता है डायरेक्टली। उसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, जिसको आपको फॉलो करना है। मॉर्गेज भी नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, और रेवेन्यू डिमांड भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसके लिए भी कोई रूल्स बनाए जाएंगे। रेवेन्यू डिमांड के लिए मॉर्गेज करना है लैंड, उसके लिए, उसके साथ साथ आपको बेचना है वो जमीन, उसके लिए, ये सब चीजों के लिए यहाँ पे इसका फायदा मिला। रिजल्ट अच्छा आया पंजाब पीजेंट्स मूवमेंट का। इस तरह से ये एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन जाती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में।
अगली मूवमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चंपारण सत्याग्रह बाय पीजेंट्स ऑफ चंपारण। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको इसका अच्छे से नॉलेज है। हम जब गांधीयन ईरा स्टार्ट करते तब हम ये मूवमेंट से स्टार्ट करते। सो इसका ईयर आता है 1917। लीडर होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। रीजन आता है बिहार। किस चीज के लिए चल रहा था? तो तीन कठिया सिस्टम जो है उसके लिए चला था। तीन कठिया सिस्टम क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। अगर जो 20 भाग है उसमें से 3 भाग में आपको जबरदस्ती इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल आपकी जमीन जो है वो 20 यूनिट है तो 3 यूनिट में आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना कंपलसरी कर दिया गया था बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, यूरोपियन प्लांटर्स। तो इसी को तीन कठिया सिस्टम कहा जाता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस तो कर चुका हूँ। सो वही है कि यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा ये तीन कठिया सिस्टम लगाया गया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया? तो अच्छा आया, यहाँ पे चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो था इसको एबॉलिश एक्ट आता है और एबॉलिश कर देता है तीन कठिया सिस्टम को। तो तीन कठिया सिस्टम जो है ये फाइनली एबॉलिश कर दिया गया था, तो सक्सेसफुल चला था। उसके बाद अगला जो हम पढ़ते हैं वो है खेड़ा सत्याग्रह बाय पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। तो खेड़ा जो है वो गुजरात में है। तो ईयर इसका आता है 1918 में। सो इसके लीडर थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका रीजन आता है गुजरात। कॉज था अगेंस्ट इग्नोर्ड अपील फ्रॉम रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेल्यूर्स, है ना। तो आपको ये मैं आपको बता दूं कि जो भी उस वक्त सूखा पड़ा था जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो गया था। तो ये चीज़ों के चलते ऐसा एक्ट था कि आप लोगों अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को जो भी आपके टैक्सेस है उसमें कुछ कंसेशन दिए जाएंगे या उसको माफ कर दिया जाएगा रेवेन्यू को। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसके चलते ये खेड़ा सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। सो कॉन्सिक्वेंस क्या रहा इसका? तो जो डिमांड थे वो फाइनली फुलफिल कर दिए गए और लोगों को यहाँ पे जो टैक्स है वो माफ कर दिए गए ऐसे टाइम पे जब क्रॉप फेलियर हो जाता है। सो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि बनता है खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद जो अगला हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो पीजेंट मूवमेंट पढ़ने वाले हैं वो है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो है वो कुनबी और पाटीदार लोगों ने मिलकर चलाया था, जो कि लैंड ओविंग पीजेंट हुआ करते थे और अनटचेबल्स जिनको माना जाता था। ये जो जो लोगों को उन्होंने भी मिलकर चलाया था, कुनबी और पाटीदार लोगों के साथ मिलके। सो इसका ईयर आता है 1928। इसके लीडर्स आते हैं, लीडर्स जो थे वो मेनली मेहता ब्रदर्स माने जाते हैं और वल्लभ भाई पटेल माने जाते हैं। तो ये चलाया तो पीजेंट्स नहीं था बट इन लोगों ने सपोर्ट दिया था। बड़े बड़े लीडर्स जो थे मेहता और वल्लभ भाई पटेल, इनके ये जो है सपोर्ट इसके साथ बारडोली नाम की जो जगह है वहां पे चलाया गया था, जो कि आता है सूरत में। सूरत गुजरात में एक गांव आता है बारडोली, वहां पे सत्याग्रह हुआ था। तो बारडोली सत्याग्रह कॉज क्या था? तो जो अपर कास्ट लोग थे वो जो भी अत्याचार करते थे, जो लैंड ओइंग पीजेंट्स हैं उन पे, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था और रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया था 22% से बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये जो रेवेन्यू बढ़ाया गया इसके खिलाफ और जो भी आप पे ऑपरेशन चल रहे हैं उसके खिलाफ ये चलाया गया था बारडोली सत्याग्रह। कॉन्सिक्वेंस क्या था? तो रेवेन्यू जो थे उनको यहाँ पे कम कर दिया गया, 6% पे ला लिया गया 22% से। तो बहुत बड़ा एक अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा सक्सेस मिला था बारडोली सत्याग्रह में। ये बहुत फेमस सत्याग्रह बनता है, बारडोली नाम की जगह पे चलाया गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये भी एक बनता है हमारे हिस्ट्री में। उसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है एका मूवमेंट बाय मेंबर्स ऑफ पासी एंड अहिर कास्ट। सो यहाँ पे जो पासी कास्ट है यानी कि मदारी पासी कास्ट इनको कहा जाता है, और जो अहिर कास्ट थी उन लोगों ने मिलके ये एका मूवमेंट चलाई थी। सो ये इसका ईयर आता है 1921। इसका रीजन आता है हरदोई, बाराबांकी, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये सब जगह पे ये चला था। और क्यों चलाया गया था? तो जो रेंट्स है, फिर से जो पीजेंट्स है उनके जो रेंट्स थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो अगेंस्ट हाइक इन रेंट्स, तो इसके खिलाफ ये एका मूवमेंट चलाया गया था बाय मेंबर ऑफ पासी एंड अहिर कास्ट। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है हमारे हिस्ट्री। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बकश्त मूवमेंट। बकश्त मूवमेंट जो है इसका ईयर आता है 1936। ओके, बकश्त मूवमेंट ईयर 1936। रीजन आता है बिहार। और क्यों चलाया गया था? तो जमींदार की पॉलिसी थी वही ऑक्यूपेंसी राइट्स को लेके, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जमींदार के पास पूरे आपके लैंड के राइट उनको दे दिए गए थे और इस चीज के खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी जिसको कहा जाता है बकश्त मूवमेंट, जो कि बिहार में चलाई गई थी। एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट बनती है। उसके बाद अगली जो मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट जो चलाई थी बाय पुअर पीजेंट्स एंड टेनेंट्स एंड बर्गरदार्स, और जिनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है, उन लोगों ने। सो ये जो मूवमेंट चलाई गई थी ये
1946 से 47 में चलाई गई थी और इसका रीजन आता है बंगाल। किसके खिलाफ क्यों चलाई गई थी? तो जमींदार और मनी लेंडर्स के खिलाफ। वही जो जमींदार लोग थे जो पीजेंट के ऊपर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, टेनेंट्स के ऊपर यानी जो किराएदार, या फिर बर्गरदार्स यानी जो शेयर क्रॉपर्स है, यानी आप जो क्रॉपिंग है उसमें कुछ शेयर देते थे आपको कि इतने इसमें आप लगाइए, है ना, जमींदार की जो जमीन है। ऐसे शेयर क्रॉपर्स जो है इनके खिलाफ भी यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे बहुत अत्याचार होता था जमींदार और मनी लेंडर्स के द्वारा। कैसे अत्याचार होते थे अब तक मैं आपको हर लेक्चर में बता चुका हूँ। जमींदार के पास राइट आ गए थे आपके लैंड के और आपको रेंट पे करना कंपलसरी हो गया था, रेवेन्यू पे करना कंपलसरी हो गया था। पैसे नहीं रहेंगे तो आप मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, मनी लेंडर को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे लिए हुए पैसे का, तो मनी लेंडर आपकी लैंड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी चीज के चलते आपको एक्सप्लॉइट कर किया जाता। तो यहाँ पे ये सब चीजें चलाई गई थी, ये मूवमेंट चला गया जिसको तिभागा मूवमेंट कहा जाता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस आया, रिजल्ट आया वो ये था कि बर्गरदारी बिल यहाँ पे पास कर दिया गया और उसके थ्रू ये जितने भी चीजें हो रही थी इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखे गए थे एक्ट के द्वारा, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिला था। उसके बाद जो मूवमेंट चली थी वो है तेलंगाना इंसरेक्शन। तेलंगाना इंसरेक्शन जो है ये क्या था? तो ये ईयर 1946 से 51 में चलाया गया था। तेलंगाना का जो रीजन आता है हैदराबाद में जो आता था पहले, वो अभी आप देखते हैं कि तेलंगाना जो है उसको अलग कर दिया गया, बट हैदराबाद आंध्र प्रदेश से, बट हैदराबाद अभी भी आप देखोगे तो तेलंगाना में ही आएगा। इसका रीजन हैदराबाद वाला रीजन बनता है जो तेलंगाना का है वो। इसका कॉज है अगेंस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स है वही चीजें जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, है ना, कि क्या होता था, मनी लेंडर्स क्या करते थे, तो अन्याय करते थे जो यहाँ के किसानों पे, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। एंड ऑफिशियल्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, और हैदराबाद में जैसे कि आपको पता है कि निजाम रूल करते थे और जो निजाम के जो भी ऑफिशियल्स थे वो लोगों के साथ बहुत बुरा अन्याय, लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, ट्रीटमेंट बहुत बुरी करते थे, और ये सब चीज के खिलाफ ये तेलंगाना इंसरेक्शन जो है ये चलाया गया था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है हमारे हिस्ट्री का। तो इस तरह से हमने ये जो पीजेंट मूवमेंट पढ़ी, ये पूरी पीजेंट मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। ये पूरी चीजें आप अच्छे से याद रख लेंगे, अगर आप मैप पे मार्क करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ये मैं आपको एक गारंटी देता हूं, बट आपको इसको बार बार पढ़ते रहना और रिवीजन करना भी जरूरी होगा। ये चीजें आपको करनी होगी। अब ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप सॉल्व कर पाओगे। डिस्कस वेरियस पीजेंट मूवमेंट एंड देयर इंपैक्ट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको ये दोनों को जोड़ के इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमें मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है, जो लोगों ने हमें भेजा था, पूजा जी, स्नेहल जी, विनीता जी और वीरेंद्र जी, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं मेक एमसीक्यू चैलेंज के एमसीक्यूज। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज है क्या। मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बनाना है, 4 ऑप्शन उसमें डालना है और उसको आपको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में आपके नाम के साथ अगला आने वाले लेक्चर के पहले। और उस लेक्चर में मैं आपका जो क्वेश्चन आपने पोस्ट किया था उसे मैं पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ। ये आपके तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट्स को, और आप एमसीक्यू बनाने की अगर प्रैक्टिस रखते हो अपने पास तो आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखोगे। आप जो बना सकता है वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है एमसीक्यू को, ये मुझे पता है। और इसी चीज के चलते मैंने ये चैलेंज शुरू किया है कि आप बना के दिखाएंगे, तो आपने चैलेंज कंप्लीट किए हैं। तो अब हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक से, जो कि मेरा प्रीवियस लेक्चर रहा है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पे लिंक दी है, उसे देख ले ताकि आप सभी लोग इसे सॉल्व कर पाए अच्छे से। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें भेजा है, जो कि हमें पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है, उसे हम स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। विलियम कॉलेज वेलेस्ली, कैलकाटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, हंटर कमीशन सार्जेंट, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी, आप लोगों को इसमें इनकरेक्ट जो पेयर है वो यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन हमें पूजा जी ने भेजा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? रेले कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, वुड्स डिस्पैच 1854, सैडलर कमीशन। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी। अगला क्वेश्चन हमें जो पूजा जी ने भेजा है वो है, इंडियन लर्निंग वॉज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, द स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड लिटन, बेंटिक, जेम्स एडम्स या लॉर्ड मैकॉले। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी द्वारा। तो पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए।
अगला क्वेश्चन हमें जो पोस्ट किया है वो है विनीता विश्वास जी ने, और उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस? फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग, सेकंड जॉनथन डंकन, थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली, या फोर्थ सर चार्ल्स वुड? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने जो हमें भेजा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड द encouragement of then learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territories? A. Indian University Act 1904, Sadler University Commission 1917 to 1919, Hunter Education Commission 1882 to 83, Charter Act 1813. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। विनीता जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग. It is considered as Magna Carta of English education in India. It is declared that the aim of government's education policy was the teaching of Western education. Which of the above statement is or are correct about Sir Charles Wood's dispatch on education 1854? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन विनीता जी। सो विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने। सो स्नेहल जी ने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मिनट ऑफ 1853? English should be medium of instruction. Educate to upper class people only. Recommendation for establishment of Bombay, Calcutta and Chennai universities. European literature should be taught at educational institutions. So बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, in 1791 second educational institution of a Sanskrit college was opened in India by Raja Ram Mohan Roy, A.O. Hume, जॉनथन डंकन या लॉर्ड वेलेस्ली? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने जो भेजा है वो है, what was the reason behind the establishment of Hunter Commission? According to 1854, there was no provision of primary school in the state, reduction in grant aid scheme, disregard of mass education, or all of the above. So बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है वीरेंद्र मिर्धा जी ने। वीरेंद्र जी ने क्वेश्चन लिखा है, चार्ल्स वुड्स दिस प्लान ऑन एजुकेशन लेड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ओनली बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी। अगला एक और क्वेश्चन हमें वीरेंद्र जी ने भेजा हुआ है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सोल इज पॉसिबल अंडर विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन? ए, where individuals are left exposed to nature after achieving basic literacy. B, technical and scientific education system. C, basic education where vocational training or work experience is given importance. So आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन वीरेंद्र जी ने हमें जो भेजा है वो है, मेन रिकमेंडेशन ऑफ हार्टॉक कमिटी 1929 वाज और वर, इसमें से एक या मल्टीपल क्वेश्चन भी, मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं ना। सो जैसे ए एंड बी, बी एंड सी, सी ओनली, ए बी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये लिखना है कौन सा करेक्ट है, कौन से या फिर कौन सा करेक्ट है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है वो, एम्फेसिस शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन बट देयर नीड बी नो hasty expansion in education. Second, only the upper and middle class students should go in for high school and intermediate stage. For improvement in standards of university education, admission should be restricted. So एक और अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी। सो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बार मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूजा जी, स्नेहल जी, विनीता जी और वीरेंद्र जी, जो आपके कारण हमें इतने अच्छे एमसीक्यूज सॉल्व करने मिले, डिस्कस करने मिले। सो अगर आप लोग और आप सबको अपना मेंस का क्वेश्चन भी लिखना है। सो इस तरह से आज हमारा टॉपिक रहा पीजेंट मूवमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे फेसबुक पेजेस श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन को फॉलो करें और लाइक करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और मुझे मेल करना चाहो तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आप सब अपना बहुत बहुत अच्छा से ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें, अच्छे से डाइट ले, अच्छे से एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।